चलिए यार शुरू करते हैं सेट 22। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है और आज का जितना भी प्रश्न है पिछले आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 9, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा कितना दिया हुआ है, 9, 10, 12 और 15। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9, 10 डिवाइड नहीं होगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। इसके बाद 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4 और ये 5 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 5 एकम 5, 2 डिवाइड नहीं होगा, 5 एकम 5। अब सभी को गुना कर लेंगे तो एलसीएम मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, तो गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना 60 और 60 तिया, समझने का कोशिश कीजिएगा, 60 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 3 छक 18 और 1 0, यानी कि इसका एलसीएम आ गया है इतना। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो एलसीएम इतना आया है तो 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और 15 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 180 इसका एलसीएम है। तो ये सभी से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर एलसीएम में यानी कि 180 में 3 जोड़ देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने लगेगा। तो समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 3 जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, यानी कि 183। तो वह छोटी से छोटी संख्या यही है जो 9, 10, 12 और 15 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी? तो इसमें क्या पूछ रहा है, उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी। बहुत ही आसान है, तो मान के चलते हैं साइकिल के द्वारा यानी कि साइकिल पर x घंटा तक सफर किया है। समझने का कोशिश कीजिएगा, और टोटल समय कितना है, 7 घंटा है। तो पैदल कितना घंटा चला है, यानी कि 7 माइनस x घंटा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और टोटल दूरी दिया हुआ है 64 किलोमीटर। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या करेंगे, साइकिल द्वारा चला गया दूरी निकालेंगे और पैदल चला गया दूरी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर में कितना होगा, 64 किलोमीटर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो साइकिल द्वारा कितना दूरी चलेगा, तो समय मालूम है और चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 12 गुने x कर देंगे, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। इसके बाद प्लस करेंगे, पैदल कितना दूरी चलेगा, तो समय तो इतना दिया हुआ है पैदल, यानी कि पैदल इतना समय तक चलता है, इतना घंटा तक चलता है। और स्पीड दिया हुआ यानी कि पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो पैदल चला गया दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 7 माइनस x हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ये चाल है और ये समय है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, यानी कि साइकिल द्वारा चला गया दूरी प्लस पैदल चला गया दूरी, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 64 किलोमीटर होगा। बहुत ही आसान है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब फटाफट इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसको गुना करेंगे 7 सत्ते 49, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा और इधर में कितना है, 64 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको और इसको क्या करेंगे, यानी कि इसमें ये माइनस होगा तो 7 5 12 यानी कि 5x बचेगा और इसको उधर में ले जाएंगे तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 64 में 49 को माइनस कर लेना है। तो 1 दाही 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 14। 14 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
यानी कि 9 5 14 होता है, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 15। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 5 बच गया था तो 5 में से 4 तो 1, यानी कि इतना। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, तो देख लीजिए x बराबर कितना आ गया 3, यानी कि 3 घंटा। यानी कि क्या बोल रहा है, उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी, यानी कि 3 घंटा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह का प्रश्न आता है, आया हुआ प्रश्न है, अगर आपके सामने इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। तो देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि 75 व्यक्ति एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति वह काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे। समय और कार्य से है प्रश्न, समझने का कोशिश कीजिएगा। समय और कार्य में पढ़ा चुका हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या करेंगे, व्यक्ति है और दिन है, तो क्या करेंगे, इधर में M1 और D1 लिखेंगे और बराबर में इधर भी M2 और D2 लिखेंगे। दोनों तरफ काम क्या है, सेम है, वही काम है, तो यहाँ पर W1 और W2 लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार आपको अच्छा से समझना है, अगर काम भी दिया हुआ है तो पार्ट 1 वाला में W2 को रखते हैं और पार्ट 2 वाला में W1 को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर काम वही है, यानी कि सेम है, तो यहाँ पर W1 और W2 रखना जरूरी नहीं है, यानी कि सेम है तो कट भी जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो पार्ट 1 में आदमी कितना है, 75 आदमी है और दिन कितना है, 8 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा का पार्ट में 25 व्यक्ति, यानी कि M2 के जगह में 25 रखेंगे और दिन तो निकालना है, यानी कि D2 निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 25 तिया 75 हो जाएगा और 8 3 की 24, यानी कि D2 निकल चुका है, 8 3 की 24, यानी कि क्या पूछ रहा था इसमें, 25 व्यक्ति वह काम करने में कुल कितने दिन लेंगे, यानी कि 24 दिन लेंगे। बहुत ही आसान है, इसी तरह का प्रश्न तो एग्जाम में आता है। देख लीजिए कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन ए अनुपात में है और इसके बाद कोस ए और बराबर में कितना है, 4/7 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है, अगर आप चाहेंगे तो इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो साइन ए बटे कोस ए आप लिख सकते हैं और इधर में 4/7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आपको अच्छा से समझना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका मतलब हुआ टेन थीटा, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 10A हो जाएगा। 10A बराबर कितना है, 4/7 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब किसका वैल्यू निकालना है उसको लिख लेना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 साइन ए माइनस 3 कोस ए, इसके बाद गुना में है, समझने का कोशिश कीजिएगा, गुना में नहीं बटा में है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर बटा देंगे। इसके बाद क्या है, 7 साइन ए प्लस है 2 कोस ए, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पर 10 का वैल्यू मालूम है, 10A का वैल्यू मालूम है, लेकिन यहाँ पर तो 10 नहीं है, लेकिन आप 10 में बहुत ही आसान तरीके से बदल सकते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें कोस ए से डिवाइड कर दें, समझने का कोशिश कीजिएगा, ऊपर भी कोस ए से डिवाइड कर दें और नीचे भी कोस ए से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का कोस ए कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइन ए बटे कोस ए का मतलब आपको क्या समझना है, 10A समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10A हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर कोस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोस ए कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। उसी तरीके से आपको नीचे भी कोस ए से डिवाइड करना है, तो कोस ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइन ए बटे कोस ए, तो क्या हो जाएगा, 10A हो जाएगा। तो यहाँ पर 10A लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ वाला तो कट गया है तो सिर्फ 2 बचेगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 10A का वैल्यू तो दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको रखना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, 7 और 10A का वैल्यू कितना रखना है, यानी कि 4/7 रखना है, और माइनस में क्या है, 3 है, समझने का कोशिश कीजिएगा।
अब यहाँ पर नीचे में 7 गुने 10, a का वैल्यू कितना है 4/7 है और प्लस में 2 है। देख लीजिए ये 7 कट गया और ये 7 कट गया, ऊपर में 4 - 3 यानी कि 1 और नीचे में कितना है यानी कि 4 + 2 यानी कि 6। देख लीजिए अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैं समझाने के चलते बड़ा किया हूं। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर पहले मिला लेते हैं, कहां पर है 1/6 यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 3 वर्षों के बाद 2500 रुपया की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि किया जाता है। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका है रेशियो मेथड, लेकिन रेशियो याद होना चाहिए। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 वर्ष के लिए रेशियो होता है 3:1 होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया और ब्याज का दर दिया हुआ है 20%। तो सबसे पहले 2500 का 20% निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको शॉर्टकट कैसे बनाना है समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना चाहिए था, यानी कि 25 को डायरेक्ट 20 से गुना करना चाहिए था। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा और एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 2500 का 20% कितना आया, इतना आ गया। फिर से इसका 20% निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब ये 2 जीरो को हटा देंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे 5 को 20 से गुना कर लेंगे तो 20 × 5 = 100 यानी कि 500 का 20% कितना होगा, यानी कि 100 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से 100 का 20% निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 जीरो को हटा देंगे तो डायरेक्ट 20 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 एकम 20। अब इसको गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1500 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। जोड़ना है इसीलिए नीचे लिख रहे हैं, जोड़ने में आसान होगा। इसको गुना करेंगे तो 20 एकम 20, तो इसके नीचे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जोड़ देंगे सभी को। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 1, यानी कि ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं है, इसका मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना था, आपको निकालना था मिश्र धन। लेकिन आपको मिश्र धन निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। अब क्या करेंगे, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन मालूम हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, यानी कि 2500 रुपया है और ब्याज कितना आया है, यानी कि इतना। तो मूलधन में इसको जोड़ देंगे तो मिश्रधन मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 × 5 = 13 के 3 और यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4320 रुपया। देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है 4320। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 6ठा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सफर 8 घंटों में तय करती है। अगर समान दूरी एक ट्रैक्टर को 20 घंटों में तय करनी होगी तो ट्रैक्टर की गति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कार का दूरी निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, कार द्वारा चला गया दूरी को निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो कार का चाल दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। चाल कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया हुआ है 8 घंटा। तो कार द्वारा चला गया दूरी मालूम हो जाएगा। तो 12 × 8 कितना होता है, यानी कि 96 होता है और एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि दूरी आ गया है इतना। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, तो क्या बोल रहा है, अगर समान दूरी, यानी कि इसी दूरी को बोल रहा है, अगर समान दूरी एक ट्रैक्टर को 20 घंटों में तय करनी होगी तो ट्रैक्टर की गति क्या होगा, गति निकालना है, यानी कि स्पीड निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, यानी कि 960 है और समय दिया हुआ है 20 घंटा। तो यहाँ पर रखेंगे 20, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो गति निकल जाएगा ट्रैक्टर का। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले एक जीरो काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बच गया तो 16, यानी कि 2 अठे 16, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर का है गति। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कहां पर है, देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 7वां नंबर में क्या है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन एक बार आपको सीखना है। तो किसका वर्गमूल निकालना है, 169 और 00 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको क्या करना है, आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए सीखना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इधर में 0 0 रहेगा तो आपको क्या करना है, 0 को अलग कर देना है और जोड़ा जोड़ा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर तो जोड़ा ही है, तो क्या करेंगे, 169 गुने 100 कर देंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इससे आसान क्या होगा, जैसे 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको समझना है 169 किसका वर्ग है, यानी कि 13 का वर्ग है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी कि 13 होगा। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 130, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 130 होगा। देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है और 16 का आधा 8 वर्ष में बोल रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे कहीं पर बोल रहा है 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 20 का आधा यानी कि 10 वर्ष में पूछ रहा है कि 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर आपसे पूछा है 30 वर्ष में दुगुना हो जाता है और 30 का आधा यानी कि 15 वर्ष में पूछ रहा है कि 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का प्रश्न में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होता है तो एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है T2 बटे T1 और इधर में N2 - 1 और बटे में N1 - 1। समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट कहां से कहां तक है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है, ये पहला पार्ट है। और दूसरा का पार्ट है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसी में वैल्यू को रखेंगे, जो निकालना है वो निकल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है T2 के बारे में, यानी कि दूसरा का पार्ट में समय कितना दिया हुआ है, यानी कि 8 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। और पहला पार्ट में समय कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 16 रखेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको समझना है N2 के बारे में। तो जहां पर भी 2 लिखा हुआ है तो आपको समझना है दूसरा का पार्ट। तो दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा यानी कि N2 के बारे में बोल रहा है, यानी कि आपको N2 निकालना है -1। समझने का कोशिश कीजिएगा। N1 का मतलब आपको समझना है कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि दुगुना। अब यहां पर आपको समझना है N1 का मतलब दुगुना, तो यहां पर आपको 2 रखना है और -1। इसी को सॉल्व करेंगे तो N2 का मान निकल जाएगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ये कट गया है तो 1/2 आ गया है। और यहां पर क्या है, N2 - 1 और यहां पर नीचे में घटाएंगे तो यहां पर भी 1 बचेगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि गुना करने पर, यानी कि 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने N2 और 2 से इसमें भी गुना होगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। और इसको गुना करेंगे तो इधर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो इधर में 2N2 और इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से N2 निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि 3/2 होगा। 3/2 का मतलब क्या, यानी कि 1.5। समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 2 एकम 2 और 1 बच गया तो यहाँ पर 1 रहेगा और नीचे में 2, यानी कि इतना आ गया, यानी कि 1.5 गुना। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सबसे पहले आपको समझना है कि दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है या नहीं? एक चीज आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, 3:4:5 समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर 3, 4, 5 दिया हुआ यानी कि भुजा दिया हुआ है 3, 4, 5 अनुपात में दिया हुआ हो या डायरेक्ट दिया हुआ हो तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3, 4, 5 तो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? इतना ही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10 यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पचे 20 ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज का भुजा है। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए भुजा जो दिया हुआ है 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है ये सबसे पहले आपको समझना है। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? यानी कि 5 है। तो 5 क्या है? कर्ण है। और बाकी 2 बच गया, उसमें से किसी एक को आप लंब ले सकते हैं और एक को आधार ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 ले लिए और यहाँ पर 3 ले लिए। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? यानी कि 3 है और ऊंचाई कितना है? 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6 यानी कि इसका क्षेत्रफल आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल है। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज तो लिखा हुआ है लेकिन आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसान तरीके से क्षेत्रफल निकल जाता। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो मैंने बोला था कि इसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, इसके बाद 2 चौके 8, इसके बाद यहाँ पर 2 पचे 10। तो यहाँ पर देख लीजिए कर्ण दिया हुआ है 10 और आधार दिया हुआ है इतना। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ से यानी कि आधार तो पहले से मालूम था और ऊंचाई भी मालूम हो गया। तो क्या करेंगे? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसी 2 में से किसी एक को आधार लेना है। तो इसको आधार लिखा हुआ है तो इसको आप आधार में ले लीजिए और ऊंचाई में इसको ले लीजिए। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 और 8 तिरी की 24 यानी कि 24 इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।